अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। द माफिया गैंग सेहान शेख के कलम से लिखा गया किस्त नंबर 21। 2 साल बाद वो अपने ऑफिस की बड़ी शीशे वाली विंडो के सामने खड़ा था। नीचे सड़कों पर गाड़ियों का शोर, लोगों की भागदौड़, हॉर्न्स की आवाज़ें। सब कुछ वैसा ही था जैसे हमेशा होता है, मगर उसके लिए कुछ भी वैसा नहीं रहा था। उसकी नज़रें बाहर थीं, मगर ज़हन कहीं और भटक रहा था। 2 साल गुजर चुके थे। 2 साल पहले का वो मंज़र आज भी उसके दिमाग में ज़िंदा था। गोली चलने की आवाज़, उसका लड़खड़ाना और फिर खाई में गिरता हुआ वो वजूद। आयरा। उसने आंखें बंद की, जैसे उस याद को धकेलना चाहता हो। मगर कुछ यादें ज़बरदस्ती नहीं भुलाई जा सकती। सब कहते थे वो मर चुकी है, फाइल्स बंद हो चुकी थी, केस ख़त्म हो चुका था। मगर अबान बादशाह के लिए वो कहानी आज भी अधूरी थी। वो आज भी इस बात को मानने से इनकारी था। उसे यकीन था वो जिंदा है। क्यों? वो नहीं जानता था। बस दिल था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उसे हर जगह तलाश किया, हर शहर, हर मुल्क, हर वो जगह जहाँ उसे मामूली सा भी शक हुआ, मगर वो न मिली। फिर भी उसने तलाश छोड़ना गवारा नहीं किया, क्योंकि सिर्फ तलाश नहीं थी, ये ज़िद थी, और अबान शाह अपनी ज़िद से कभी पीछे नहीं हटता। वो दोबारा विंडो से बाहर देखने लगा। शहर वैसा ही चल रहा था, बेखबर, बेपरवाह, मगर उसे मालूम था कि कहीं ना कहीं वो भी इस दुनिया में सांस ले रही है, और जिस दिन वो सामने आई सब कुछ बदल जाएगा। इटली। ये मंज़र इटली के सबसे मशहूर और महंगे क्लब का है, जहाँ रात को जवानी अपने अरूज पर थी। लड़कियां शराब के नशे में चूर डांस फ्लोर पर रक्स कर रहे थे। कुछ लोग नीचे टेबल पर बैठे दाद दे रहे थे। इन्हीं में से एक वो इंसान भी था जिसकी तलाश आज भी किसी को थी। वो शराब की कई बोतलें ख़त्म कर चुका था। उसके आगे बोतलों का ढेर लगा हुआ था। ओह हाय मार्को। एक लड़की अदा से चलती हुई उसके पास रखी खाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मार्को ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। हाउ आर यू ब्यूटीफुल गर्ल? मार्को ने मदहोश होते आवाज़ में पूछा था। फाइन, व्हाट अबाउट यू? उसने एक अदा से अपने बाल को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, जिससे इसकी साफ और शफाफ गर्दन नुमाया हो रही थी। डीप नेक उसके जिस्म के उज़ू को जाहिर कर रहे थे। मार्को की बेबाक नज़रें इसके जिस्म का तवाफ़ कर रही थी, लेकिन वो इन सबसे बेनियाज बैठी इसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। बॉस, एक इमरजेंसी आ गई है। हमारा सेक्रेटरी वो कल रात से गायब है और अभी तक उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। एक आदमी मार्को के पास आते हुए राजदारी से उसके कान में बोला, निकलने की तैयारी करो, हम ऑफिस जा रहे हैं। मार्को एकदम गुस्से से कहते हुए उठा। मार्को, कहाँ जा रहे हो? आओ हम मेरे साथ एक ड्रिंक ले लो। उस लड़की ने मार्को का बाजू पकड़ते हुए उसे रोक लिया। उसे एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और उस पर कहर बरसाती नज़रों से घूरते बाहर निकल गया। माय क्वीन, वो अभी भी क्लब से अपने ऑफिस के लिए निकला है। एक आदमी सर झुकाए मुअद्दबाना अंदाज में उसके सामने खड़ा इतला दे रहा था। कमरे में सन्नाटा था और इस सन्नाटे पर सिर्फ एक ही वजूद हावी था, स्यापोश लड़की। सर से पांव तक स्याह लिबास में डूबी हुई इजी चेयर पर टेक लगाए बैठी थी। उसका चेहरा नकाब में छुपा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, और इन आंखों में ऐसी सर्द मोहरी थी कि वो जैसे जज्बात उसके लिए कोई मायने ना रखते हों। उसके सामने खड़े तीनों आदमियों की सांसें तक काबू में न थी। डर सिर्फ इसकी ताकत का नहीं था, डर उस खामोशी का था जो तूफान से पहले आती है। वो लड़की आहिस्ता से सीधी होकर बैठी, उसकी नज़रें उन पर ठहरी। वो यूँ महसूस हो जैसे किसी ने उनकी रूह तक पढ़ ली हो। फिर उसके होंठ हिले। तैयारी करो। आवाज़ धीमी थी, मगर हुक्म ऐसा कि इनकार का तसव्वुर भी जुर्म लगे। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने दोबारा कहा, एक रात, एक नाम तारीख, आज रात एक नाम तारीख से मिटा दिया जाएगा। उसकी आंखों में ख़तरनाक चमक उभरी। और याद रखो, मेरी दुनिया में दुश्मनों की मौत आसान नहीं होती। वो हल्का सा झुकी, उसकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई। वो पहले अपना गरूर हारते हैं, फिर सांस। तीनों के गले खुश्क हुए। ओके माय क्वीन। वो फ़ौरन से सर झुकाकर वहाँ से निकल गए। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर से वही खामोशी लौट आई। वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठ गई। उसके कदमों की आहट भी जैसे उसके हुक्म की पाबंद हो। दीवार के पास जाकर उसने पेंटिंग को हटाया, नीचे छुपी स्क्रीन पर हाथ रखा, और अगले ही लम्हे दीवार 2 हिस्सों में हटती चली गई। वो बगैर रुके अंदर दाखिल हुई। ये एक कमरा वसी था। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर जाकर ठहरी, दीवार पर लगी वो तस्वीर। वो चंद लम्हे खामोशी से खड़ी रही,
फिर आहिस्ता से अपना नकाब उतारा। आयरा। चेहरा पहले जैसा ही था, मगर अब उसमें मासूमियत की जगह सख्ती ने ले ली थी। वो तस्वीर के करीब आई, उंगलियों से फ्रेम को छुआ जैसे किसी जिंदा वजूद को महसूस कर रही हो। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई, मगर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट टूट गई। आंखों में खून उतर आया। 2 साल। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ सहर में डूबा हुआ। 2 साल से मैंने हर सांस के साथ सिर्फ एक ही चीज़ को ज़िंदा रखा है। वो थोड़ा झुकी, तस्वीर के करीब। इंतकाम। उसने आंखें बंद की, फिर खोली, और अब उनमें सिर्फ सिफाकी थी। आज उन सब का हिसाब होगा। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए, जिन्होंने आपको मुझसे छीना। वो सीधी हुई और उसके लबों पर एक बेरहम मुस्कुराहट फैल गई। मैं उन्हें ऐसे मौत दूंगी। एक लम्हे को वो रुकी कि मौत भी उन पर रहम मांगेगी। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक जंग का ऐलान हो चुका था। शाम ढल रही थी और हलीमा मुलाजमा के साथ मिलकर घर की सफाई में मसरूफ़ थी। रोहान बेटा, गिर जाओगे, वहाँ से हट जाओ। हलीमा अपने 2 साला बेटे रोहान को प्यार से समझा रही थी, जो कि सोफ़े की पुष्ट पर लटका हुआ था। मामा, रोहान ने प्यार से अपनी माँ को पुकारा और सोफ़े की पुष्ट से उतरकर पास जाने लगा। लेकिन फर्श गीला होने की वजह से उसका पाँव स्लिप हुआ और वह धड़म से नीचे गिर गया, जिसके बाद रोहान की चीख पूरे हाल में गूंजी थी। रोहान! हलीमा हवास भागता होती सारे काम छोड़कर इसके पास पहुंची और इसको जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बच्चा रोहान। वो इसके गाल पर बूसा देती हुई उसको अपने सीने से चिमटा लिया। रोहान को कोई ख़ास चोट नहीं लगी थी। आयन उसी वक्त इब्तिहाज घर में दाखिल हुआ था। रोहान को रोता देखकर उसके माथे पर कई बल पड़े थे। हलीमा, रोहान को क्या हुआ? वो लंबे लंबे कदम उठाता उनके पास पहुंचते हुए हलीमा से पूछा। हलीमा ने डरते डरते उसको सारी बात बताई। इब्तिहाज ने जल्दी से रोहान को हलीमा की गोद से लिया और फिक्रमंदी से इसके माथे को देखा। कितनी बार कहा है, फर्श साफ़ करते वक्त बच्चे को दूर रखा करो। इसकी आवाज़ में गुस्सा कम और फिक्र ज़्यादा थी। हलीमा ने नज़रें झुका लीं। मैंने रोका था, मगर वो ज़िद कर रहा था। रोहान से इसकी लेता हुआ बाप के गले लग गया। इब्तिहाज का दिल पिसच गया। उसने बाप बेटे के माथे पर बूसा दिया। शहजादे, मर्द बनो, इतनी सी चोट पर रोते हैं। रोहान ने रोते रोते हंसी निकाल दी। हलीमा बेख्तियार दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। रात अपनी स्याही में डूबी हुई थी। सड़कें सुनसान थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफ़ान छुपा हुआ था। मार्को की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि आज रात उसके खेल का रुख बदलने वाला है। अचानक सामने एक भारी ट्रक आ रुका। ब्रेक की तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ी झटके से रुकी। व्हाट द हेल! मार्को झुंझला उठा। उसी समय पीछे से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इसकी सिक्योरिटी वाली गाड़ी शोलों की लपेट में थी। सर, एम्बुश! मार्को के आदमी घबरा गए। चारों तरफ से स्याह लिबास में मलबूस लोग नमूदार हो चुके थे। अंधेरे में से आहिस्ता आहिस्ता एक वजूद आगे बढ़ा। हर कदम के साथ फिजा बोझल होती जा रही थी। वह रुकी। स्याह नकाब, सर्द आंखें और वजूद में बसी मौत। मार्को ने उसे घूरा। हु आर यू? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारी बर्बादी का आगाज़। अगले ही लम्हे फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां फिजा चीरती हुई गुजरी, चीखें गूंजी, और चंद ही लम्हों में मार्को के ज़्यादातर आदमी ज़मीन पर थे। वो पीछे हटा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसने गन निकाली और सीधे इसके कंधे पर तान दी। मार्को की सांस रुक गई। डील करते हैं। वो हंसी, सर्द बेरहम हंसी। डील? वो उसके करीब झुकी। ये तो सिर्फ इब्तिदा है मार्को। उसने ट्रिगर दबाया। गोली इसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। मार्को दर्द से करा उठा और पीछे लुढ़खड़ा गया। वो ज़मीन पर गिरा ही था कि इसके बाकी बचे आदमियों ने कवर फायरिंग करना शुरू कर दिया। सर, जल्दी! वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। खून उसके कपड़ों को भिगो रहा था। उसने आखिरी बार मुड़कर उसे देखा। वो वहीं खड़ी थी, बगैर हिले, बगैर घबराए, जैसे शिकार को भागने की इजाज़त दे रही हो। मार्को गाड़ी में बैठा और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। खामोशी फिर लौट आई थी। उसने आहिस्ता से गन नीचे की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब तुम भागोगे मार्को, वो धीरे से बोली, और मैं तुम्हें हर जगह से ख़त्म कर दूंगी। रात की खामोशी में एक साया दबे कदमों इस हवेली नुमा घर में दाखिल हो रहा था।
हवा में अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। आहिस्तगी से आगे बढ़ते हुए उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे हर खतरे को पहले ही भांप लेना चाहती हूँ। मेन गेट तक पहुंचकर उसने दरवाजे को धीरे से अंदर की तरफ धक्का दिया। दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला और वह फ़ौरन अंदर दाखिल होकर उसे बंद कर दिया। जैसे ही पलटी, सामने खड़े वजूद को देखकर उसकी सांसें एक लम्हे को थम गई। बाबा, आप? लफ्ज़ उसके लबों तक आए ही थे कि अज़लान शाह के हाथ की गूंज उसके गाल पर सब्त हो गई। कोमल की आंखें गुस्से और जिल्लत से भर गई, मगर वो फिर भी सीधी खड़ी रही। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? उनकी आवाज़ में ऐसा रोब था कि दीवारें भी कांप उठें। और किसकी इजाज़त से घर से बाहर कदम रखा तुमने? कोमल ने जबड़े भींचे, आंखों में जिद्द और बगावत साफ झलक रही थी। आप मुझे कैद में नहीं रख सकते बाबा, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। और मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो इनके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई और अज़लान शाह वहीं खड़े रह गए, हैरान, सदमे में। उनकी इकलौती बेटी, जो कभी उनकी एक नज़र पर खामोश हो जाती थी, आज उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रही थी। आयरा के जाने के बाद उस घर की रौनक जैसे ही चली गई थी। उसके भाई, जो कभी कह कहें से घर भर देते थे, अब खामोशी ओढ़े फिरते थे। बात सिर्फ ज़रूरत तक महदूद रह गई थी और फिर सब अपने अपने कमरों में कैद हो जाते। फार्म हाउस, रेसिंग, शिकार, सब कुछ जैसे माजी का हिस्सा बन चुका था। अब अगर किसी चीज़ से इस वीरान होते घर में ज़िंदगी की हल्की सी झलक आई थी तो वो था रोहान। नाश्ते का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे, मगर हस्ब मामूल खामोशी छाई हुई थी। हलीमा और दुआ खामोशी से सबको खाना सर्व कर रही थी कि अचानक एक नन्ही सी आवाज़ गूंजी, ऐश चाचू। सबकी नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठी। रोहान अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर हाथ फैला रहा था। ईशान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो शायद कई दिनों के बाद आई थी। जी मेरे शहजादे, वो प्यार से कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। रोहान ने फ़ौरन इसकी गर्दन में बाजू डाल दी। आप मेरे साथ खेलेंगे? ईशान ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर इसके चेहरे पर हाथ फेरा। आप हुक्म करें, हम हाजिर। रोहान खिलखिलाकर हंस पड़ा, वो मासूम सी हंसी जो इस खामोश घर में ज़िंदगी का वाहिद सबूत थी। फारस और अदनान ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में वही दर्द था जो दोनों छुपा रहे थे। इसी अवस्था में एक मुलाजमा हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम लिए हिचकिचाते हुए हलीमा के करीब आई। बीबी जी, ये कहाँ रखूँ? हलीमा ने गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे उसकी नज़रें इस फ्रेम पर जम गईं, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए ठहर गया हो। फारस, अदनान, ईशान, सबकी नज़रें सिर्फ फ्रेम पर आकर रुक गई। वो तस्वीर, जो किसी वक्त इस घर की मुस्कुराहट थी, आज एक खामोश ज़ख्म बन चुकी थी। फ़िज़ा का रंग बदल गया। खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। हलीमा ने बमुश्किल खुद को संभाला। यह तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी थी। मुलाजमा ने नज़रें झुका ली। बीबी जी, वो सफाई करते हुए आयरा बीबी के कमरे से मिली थी। उसके अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि मैंने कितनी दफ़ा मना किया, कितनी दफ़ा कहा है कि उसके उस कमरे में कोई दाखिल नहीं होगा। फारिस की आवाज़ गूंजी। गुस्सा, दर्द और बेबसी सब एक साथ झलक रहे थे। मुलाजमा खौफ से सहम गई। जी वो, मैं तो बस जैसा है वैसा ही रहने दो। फारस ने बात काट दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो गया हो। पूरा हाल एक बार फिर खामोश हो गया। हलीमा ने आहिस्ता से आगे बढ़कर वो फ़ोटो फ्रेम लाजमा के हाथ से ले लिया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। उसने तस्वीर को देखा। लबों पर एक मध्यम से मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में नमी उतर आई। जाओ, तुम अपना काम करो। मुलाजमा फ़ौरन वहाँ से चली गई। हलीमा ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया, जैसे वो सिर्फ एक फ्रेम नहीं, कोई अपना हो। टेबल पर बैठे सब लोग खामोश थे, मगर हर एक के दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, आयरा। वो नहीं थी, मगर उसकी मौजूदगी आज भी इस घर के हर कोने में सांस ले रही थी। अगली सुबह इटली के तमाम न्यूज़ चैनल्स पर एक ही खबर छाई हुई थी। इटली के मारूफ बिजनेसमैन मार्को पर गुज़श्ता रात हमला, हालत तशवीशनाक। टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार फ्लैश हो रही थी। रिपोर्टर्स, तज्जिए, क्यास आराइयाँ, हर तरफ बस इसी वाक़ये का चर्चा था। एक खुफिया मकाम पर अंधेरे में डूबा कमरा, सामने चलती हुई बड़ी स्क्रीन, और इसके सामने वही स्याहपोश लड़की खामोशी से बैठी थी। उसकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां मार्को की ज़ख्मी हालत की फुटेज बार बार दिखाई जा रही थी। चंद लम्हों बाद उसके लबों पर एक मध्यम मगर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। उसने रिमोट उठाया और एक क्लिक के साथ टीवी बंद कर दिया। कमरा एक बार फिर खामोशी में डूब गया। पहला वार। उसकी आवाज़ धीमी मगर पूरा एतमाद थी।
اب باری ہے اس کی دنیا کو ایک ایک کر کے جلانے کی۔ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں مائی کوئن؟ دروازے کے باہر سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ وہ رکی نہیں، بس آہستہ سے بولی، آ جاؤ لورینزو۔ دروازہ کھولا، ایک لمبا سنجیدہ سا اطالوی شخص اندر داخل ہوا، آنکھوں میں ہوشیاری، انداز میں وہی وفاداری۔ لورینزو ڈی سانتوس۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا اور ہلکا سا سر جھکا دیا۔ مارکو زندہ ہے مگر کمزور ہو چکا ہے، آئرا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی، آنکھوں میں وہی سرد چمک۔ اور اب ہم اسے وہیں ماریں گے جہاں اسے سب سے زیادہ درد ہوگا۔ لورینزو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بزنس۔ آئرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کی طاقت، اس کی فیکٹریاں ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار پر لگے ایک بڑے سے ڈیجیٹل نقشے کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے ایک پوائنٹ پر انگلی رکھی۔ یہاں۔ لورینزو نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کیمیکل فیکٹری ہے جہاں سے اس کا آدھا بزنس چلتا ہے۔ آئرا کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ بالکل۔ وہ اس کی طرف مڑی، پہلا وار اس کے جسم میں تھا۔ ایک لمحے کو رکی، اور اب دوسرا وار اس کی سلطنت پر ہوگا۔ لورینزو کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور پلان؟ آئرا نے گہری سانس لی۔ آج رات۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ اس کی فیکٹری صرف بند نہیں ہوگی۔ وہ آہستہ سے لورینزو کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ راکھ بن جائے گی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ لورینزو نے سر جھکا دیا۔ ایز یو آرڈر مائی کوئن۔ وہ مڑ کر جانے لگا مگر دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا۔ اور اگر وہ بچ گیا تو؟ آئرا کے قدم تھم گئے۔ وہ آہستہ سے مڑی، اس کی آنکھوں میں صرف اب اندھیرا تھا اور موت۔ میں نے اسے بھاگنے دیا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سے سکون تھا، تاکہ وہ ہر لمحہ مرتا رہے۔ لورینزو کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ آئرا آہستہ آہستہ ونڈو کے قریب آ گئی۔ رات شہر پر پوری طرح چھا چکی تھی۔ نیچے روشنیاں جگمگا رہی تھیں مگر اس کی آنکھوں میں صرف آگ تھی۔ اب شروع ہوگی اصل بربادی مارکو، وہ دھیرے سے بولی، اور اس بار تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے لبوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ پھیل گئی، اور رات جنگ کی گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی۔